हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज फिर एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता रन कर रहा है और उसका टॉपिक 2.5 है हमारे पास, आवेशों के निकाय के कारण विभव। इस टॉपिक में आज मैं आपको आवेशों के निकाय के कारण विभव कैसे निकाला जाता है उसकी गणना करना आपको सिखाऊंगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद लास्ट में इसी टॉपिक में हमारी एनसीईआरटी में एक डेरिवेशन दिया गया है, गोलीय खोल के कारण विभव की गणना, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो मज़ेदार टॉपिक होने वाला है अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना, इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहेंगे। देखो, निकाय का मतलब होता है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा आवेश इकट्ठे हों, ठीक है ना, 2 3 4 5 6 कितने भी आवेश वहाँ हो सकते हैं। तो ऐसे मान लो किसी निकाय में ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Qn, ऐसे आवेश हैं। अब इतने सारे आवेश अगर वहाँ रहेंगे तो अगर आप किसी पॉइंट P पर, कोई भी पॉइंट P है, वहाँ पर अगर आप विभव निकालोगे तो वहाँ विभव सभी मिलकर उत्पन्न करेंगे। Q1 भी अपना विभव बनाएगा, वहाँ पर Q2 भी अपना बनाएगा, Q3 भी अपना बनाएगा। तो बिंदु P पर जब हम कुल विभव निकालेंगे तो उसी को कहते हैं अपन यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब आवेशों के निकाय के कारण कुल विभव की गणना। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर टोटल सबका विभव जोड़ना पड़ेगा। और आपको ध्यान है कि विभव एक अदिश राशि है। तो अदिश राशियों में जब अपन जोड़ते हैं उनका बीजीय योग होता है, संख्याओं की तरह योग होता है। और अपन चिन्ह सहित यहाँ पर आवेश को रखते हैं। अगर प्लस आवेश होगा तो प्लस में विभव आएगा, और अगर माइनस आवेश होगा तो माइनस में विभव आएगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है अध्यारोपण का सिद्धांत। 2 बार पहले भी मैं अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बता चुका हूँ। एक बार कूलाम के नियम में मैंने बताया है आपको, कूलाम बल जब अपन जोड़ते थे, अगर ज़्यादा आवेश हो तो उनके कारण कूलाम बल। और ऐसे एक बार विद्युत क्षेत्र के लिए भी मैंने आपको बताया है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत बार बार रिपीट होता रहेगा, जहाँ जहाँ निकाय आएंगे वहाँ वहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत जरूर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। माना किसी निकाय के आवेश Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn है, ठीक है ना, Qn तक आवेश हैं, तथा किसी बिंदु P से इनकी दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 सो ऑन Rn है, ठीक है ना। देखो, Q1 की दूरी P से R1, Q2 की दूरी P से R2, Q3 की दूरी P से R3, ऐसे कोई एनवा आवेश है जिसकी दूरी Rn अपन ने मान ली है। कितने भी आवेश हो सकते हैं, एन को कोई भी नंबर अपन दे सकते हैं, जितने आवेश होंगे एन का मान उतना बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस बिंदु तब इस बिंदु P पर आवेश निकाय के कारण उत्पन्न परिणामी विभव, तब इस बिंदु P पर कुल कितना विभव उत्पन्न होगा। अब आप देखो, ये सब जो आवेश है वो पॉइंट चार्ज है, बिंदुवत आवेश है। और बिंदुवत आवेश का विभव हम जानते हैं किसी r दूरी पर KQ/r होता है। तो ये भी अपना आवेश KQ/r के अनुसार उत्पन्न करेगा बिंदु P पर, ये भी KQ/r के अनुसार उत्पन्न करेगा, ये भी KQ/r के अनुसार उत्पन्न करेगा। तो देखो, कुल विभव हम जोड़ेंगे यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 सो वन Vn, सबके अलग अलग विभवों को हमने जोड़ दिया है। और संख्यात्मक योग की तरह, बीजीय योग की तरफ हमने जोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं सबके मान रख दूंगा। जैसे V1 का मतलब पहले आवेश के कारण विभव, तो पहले आवेश के कारण विभव सामान्य फॉर्मूला है हमारे पास KQ/r, KQ/r। तो हम Q का मान जो होगा वो ले लेंगे, तो Q का मान यहाँ Q1 है तो यहाँ Q1 ले लेंगे। और इससे बिंदु P की दूरी R1 है तो नीचे R1 आ जाएगा, तो KQ1R1। ऐसे दूसरा आवेश है तो उसके लिए KQ2R2। ऐसे आगे जितने भी आवेश हैं उन सब के लिए अपन जोड़ते जाएंगे, तो कुल विभव हमें इस फॉर्मूले से प्राप्त हो जाएगा। और ये देखो, इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है कि यहाँ आवेश जो है अपने चिन्ह सहित है, सभी आवेश अपने चिन्ह सहित है। तो ये हमारा हो गया विभव के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूँ ताकि ये कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस पर काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को अपन सीखते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में जो एक वीडियो में आपके लिए लेकर आता ही हूँ हमेशा, कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है पीछे के, उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड। चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। वाइस स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 2.2 मैंने लिया है। एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो, 3 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -2 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। आप देखो, ये दो आवेश मैंने बिंदु ए और बी पर Q1 और Q2 नाम इनको दे दिया है। नाम नहीं दिए हुए तो अपने को नाम देना पड़ता है, मैंने बता रखा है आपको। तो आवेशों के नाम मैंने दे दिए और दोनों आवेशों को मैंने यहाँ पर रख दिया है। और बीच की दूरी को मैंने R मान लिया, R का मान 15 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अभी अपने से पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 है, ठीक है ना, और अनंत पर विभव 0 लीजिए। तो देखो, यहाँ पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है वह AB है।
तो ए बी रेखा पर हमें वो बिंदु ढूंढना है जहाँ पर विभव का मान शून्य है। अब वो बिंदु इन दोनों के बीच में कहीं हो सकता है, ठीक है ना। वह इसी रेखा को अगर मैं इधर लेफ्ट में बढ़ा दूँ तो इधर लेफ्ट में कहीं हो सकता है, और ऐसी रेखा को राइट में बढ़ा दूँ तो राइट में कहीं हो सकता है। तो हमारे पास 3 संभावनाएं बनती हैं यहाँ पर। बिंदु बीच में भी आ सकता है जहाँ विभव शून्य हो, लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है, ठीक है ना, या 2 जगह एक साथ आ सकता है, या तीनों जगह एक साथ भी आ सकता है। तो अपन ढूंढेंगे कि कहाँ विभव का मान शून्य है। तो सबसे पहले मैं बीच में कहीं बिंदु मानता हूँ। मैं यहाँ 3 केस में अपने को आंसर करना है अपने को। तो पहले केस में मैं बिंदु को बीच में मान लेता हूँ। तो मान लेते हैं ऐसा कोई बिंदु है इनके बीच में कहीं P1, ठीक है ना। बीच का मतलब हो गया कहीं भी हो सकता है, बीच का मतलब बिल्कुल सेंटर में होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मैं थोड़ा साइड में बना देता हूँ। तो जैसे मान लो ये P1 मैंने मान लिया, इस बिंदु पर विभव शून्य है, मान लेते हैं अपन। इस बिंदु पर विभव जो बनेगा वह Q1 के कारण भी रहेगा और Q2 के कारण भी रहेगा। तो दोनों के कारण मिला के जो टोटल विभव आएगा उसको हमें शून्य मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस दूरी को मैं x मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को दूरियों की आवश्यकता पड़ेगी जब मैं विभव की गणना करूँगा। तो a से P1 की दूरी x मान लेते हैं। तो ये शेष दूरी जो बचेगी P1b, ये 15 में से घट के x बनेगी, मतलब ये दूरी आपके पास आ जाएगी 15 माइनस x, ठीक है। तो मैं आंसर करता हूँ सबसे पहले। केस फर्स्ट ले लेते हैं अपन। केस फर्स्ट, माना बिंदु ए व बी के मध्य P1 पर कुल विभव शून्य है, ठीक है ना। अपन मान लेते हैं कि P1 पर कुल विभव शून्य है। तो इस P1 की स्थिति हमें पता लगाने की ऐसा किस बिंदु किस जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो x का कोई ना कोई मान ऐसा बनेगा जिसमें हमें पता लग जाएगा कि ये P1 बिंदु पर विभव वहाँ पर शून्य आ रहा है। और x का ऐसा मान अगर नहीं बनता है, मान लो x का मान इस तरह का मान लो संभव नहीं है, तो हम कह देंगे कि बीच में ऐसा कोई बिंदु नहीं हो सकता जहाँ पर कुल विभव का मान शून्य हो। तो प्रश्न में आंसर किसी भी कंडीशन का आ सकता है। तो अपन चेक कर रहे हैं पहले P1 पर कि P1 पे विभव शून्य मान के हम देखते हैं कि x का मान हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो माना बिंदु ए व बी के मध्य P1 पर कुल विभव शून्य है, ठीक है। तो अपन कहेंगे प्रश्नानुसार Vp1 बराबर 0, ठीक है। तो हमने P1 पे विभव शून्य मान लिया। अब P1 पर विभव देखो ए वाले के कारण भी बनेगा और बी वाले के कारण भी बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ VA प्लस VB बराबर 0। ए का विभव प्लस बी का विभव मिला के क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब VA का मतलब ए का विभव बिंदु P पर कितना बनेगा। तो ए का विभव बनेगा KQ1 बटा x, और बी का विभव बनेगा KQ2 बटा 15 माइनस x, और बराबर हो जाएगा 0। अभी मैंने आवेश के मान नहीं रखे, ठीक है ना। अब देखो ये k जो है दोनों में है, दोनों में कॉमन आके ये k तो 0 में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बचेगा Q1। तो Q1 की वैल्यू मैं रख देता हूँ। Q1 की वैल्यू हमारे पास है देखो 3 × 10⁻⁸ वहाँ से देख लो, और बटा में x। और Q2 की वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस जो है यहाँ सामने आ जाएगा, ठीक है ना। -2 × 10⁻⁸ बटा 15 माइनस x बराबर हो जाएगा 0। अब देखो इसमें अपन इस टर्म का उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास 3 × 10⁻⁸ बटा x बराबर 2 × 10⁻⁸ बटा 15 माइनस x। अब ये टर्म भी कट जाएगी और हम इनको वज्र गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x बराबर, और 3 यहाँ 15 माइनस x से गुणा होगा तो 3 पहले 15 से गुणा होगा तो 45, और 3 जब x से गुणा होगा तो माइनस के 3x इधर आ जाएगा तो 5x बराबर 45, तो x बराबर आ जाएगा 9। और चूंकि मान देखो सेंटीमीटर में, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा 9 सेंटीमीटर। तो इसने हमें आंसर दिया कि अगर आप बिंदु P1 को बीच में मानते हो तो x का मान 9 सेंटीमीटर जहाँ है वहाँ पर विभव शून्य होगा। तो ये मान इस कंडीशन के हिसाब से सही है, क्योंकि बीच की टोटल दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। तो 9 सेंटीमीटर दूरी पर हम जाकर चेक करेंगे तो वहाँ निश्चित रूप से हमें विभव का मान शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने पहला बिंदु ढूंढ लिया दोनों के बीच में जहाँ पर विभव का मान शून्य है, ठीक है। अब मैं इसके बाद केस सेकंड लेता हूँ, जब बिंदु को अपन इसके आवेशों के निकाय के लेफ्ट में लेते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट में विभव शून्य आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। केस सेकंड हम लेते हैं। देखिए केस सेकंड है जब बिंदु आवेश Q1 के बाईं ओर है। हम इस आवेश Q1 के बाईं ओर बिंदु
कोई बिंदु अपन ने लिया है P2 जो इससे A से x दूरी पर है, और हम मानेंगे कि यहाँ पर विभव का मान 0 है, ऐसा मानकर हम x का मान निकालेंगे। ठीक है ना। आप चाहें तो स्थिति बिंदु P2 की B के सापेक्ष भी ले सकते हैं, B से भी दूरी x मान सकते हैं, तो किसी से भी मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी एक के सापेक्ष में बताना रहता है। तो मैंने इसके सापेक्ष दूरी x ले ली, तो अगर B से B पर जो आवेश है Q2 उससे अगर इसकी दूरी देखेंगे तो वो 15 तो ये बनेगी और x ये बनेगी, तो 15 प्लस x रहेगी। तो दूरियां एक तो x रहेगी और एक 15 प्लस x रहेगी आवेशों से। अब मैं यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन से भी आपको बता सकता हूँ कि बिंदु P2 पर विभव कभी शून्य नहीं आएगा। हालांकि उसने अपने से कहा है कि ऐसा बिंदु ऐसी स्थान ढूंढिए जहाँ पर कुल विभव शून्य है। तो अपन इस ए के लेफ्ट मतलब Q1 के लेफ्ट में कहीं भी चले जाएं, अपन किसी भी बिंदु पर विभव का मान शून्य नहीं आएगा। ठीक है ना। इसको अपन गणना से भी प्रूव कर सकते हैं और इसको अपन तर्क से भी प्रूव कर सकते हैं। तो पर यहाँ मैं आपको गणना से न बताकर तर्क से बताता हूँ। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर कि यहाँ Vp2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। अब क्यों जीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 क्यों नहीं होगा, इसका रीजन आप समझना कि Q1 आवेश देखो बड़ा आवेश है, इसकी तुलना में ये बड़ा आवेश है। ठीक है। तो बड़े आवेश का विभव भी ज़्यादा होता है। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, V बराबर KQ/R। ये हमारे किसी आवेश के कारण उत्पन्न विभव का मान होता है। अब जब Q ज़्यादा होगा तो तुलनात्मक रूप से उसके लिए V का मान ज़्यादा होगा। और अगर किसी के लिए दूरी कम है, मान लो किसी बिंदु की आवेश से दूरी कम है, तो दूरी कम होने पर भी विभव का मान ज़्यादा होता है। तो आप देखो कि ए पर जो आवेश रखा हुआ है उसका मान ज़्यादा है इसकी तुलना में, और इससे दूरी भी कम है, तो Q1 आवेश का विभव यहाँ हमेशा इसकी तुलना में ज़्यादा आएगा, क्योंकि Q2 आवेश का एक तो मान कम है और एक इसकी दूरी भी बिंदु P2 से ज़्यादा है, तो उसका विभव तो इसकी तुलना में हमेशा कम ही रहेगा। आप इधर कितना आगे चले जाओगे तो हर कंडीशन में ये होगा, आवेश बड़ा रहेगा और इसके सापेक्ष दूरी उसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ हमेशा VA का मान VB से ज़्यादा आएगा। ये बात मैंने तर्क से यहाँ बता दी और तर्क का कारण भी दे दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, क्योंकि Q1 ग्रेटर देन क्या है, Q2 है। मापांक में Q1 का मान हमेशा Q2 से ज़्यादा रहेगा, तथा दूरी भी Q1 से बिंदु P की क्या रहेगी, कम रहेगी। इस आवेश से दूरी हमेशा कम रहेगी। अतः अपन कह सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं, अतः V का मान हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। इसी वजह से अपन कह सकते हैं कि इनका जो मान कभी हमेशा VA का मान जब ज़्यादा रहेगा VB की तुलना में, तो कभी जुड़कर दोनों का मान शून्य आएगा ही नहीं। तो अपन ने तर्क से यहाँ सिद्ध कर दिया कि ऐसा बिंदु हम ए के बाईं ओर नहीं ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर अपन ने यहाँ पर किया है। इस बात को अगर आप समझेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलती है हमें क्वेश्चन को अच्छे समझने में। नेक्स्ट अब मैं बिंदु, जो अगला बिंदु लेता हूँ मैं बी के दाईं ओर लेता हूँ। 3 जगह संभावना थी, बीच में मैंने ले लिया, लेफ्ट में लेके बता दिया आपको। अब मैं राइट में लेकर बताता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए मैं राइट में लेता हूँ। केस स्थल ले लेते हैं अपन। जब बिंदु आवेश Q2 के दाईं ओर है, तो अपन दाईं ओर ले लेते हैं। इस बार मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इस बिंदु को अपन यहाँ पर दाईं ओर ले लेते हैं। इसको अपन कोई भी नाम देते हैं, P3 नाम दे देते हैं, और ये दूरी हम अब x मान लेते हैं। यहाँ से B के सापेक्ष उस बिंदु की दूरी x मान लेंगे, इससे टोटल दूरी जो बनेगी वो 15 प्लस x हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको अब मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। प्रश्नानुसार P3 पर अपना टोटल विभव शून्य है। मान लिया कि यहाँ टोटल विभव शून्य आएगा। ठीक है ना। तो वहाँ पर विभव आएगा एक तो A के कारण, एक आएगा B के कारण, और टोटल विभव 0 जाएगा। Vp3 किसके कारण बनेगा, एक तो A के कारण और एक B के कारण, और उसका मान 0 के बराबर है। अब V अपन लिखते हैं, A वाले का विभव बिंदु P3 पर। तो A वाले के लिए KQ1 बटा A वाले से दूरी, तो यहाँ से टोटल दूरी देखेंगे आप तो 15 प्लस x आ जाएगी। फिर B वाले का लेंगे तो KQ2 बटा वहाँ से दूरी उसकी x है बराबर 0। ठीक है ना। अब K तो देखो कॉमन आके 0 के पास चला जाएगा, तो Q1 का मान हम वापस रख देंगे, और Q2 माइनस है तो इसका माइनस मैं बीच में ले लूँगा, बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे हम इसके बाद। इससे ये कट जाएगा, बचे गुणा कर देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 30 प्लस 2x, तो ये एक इधर आके 2x घट जाएगा तो x बचेगा, x बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर।
देखो यहाँ x का मान पॉसिबल वैल्यू आ रही है x की, कि इस आवेश के सापेक्ष अगर हम इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पे चले जाएं तो वहाँ पर हमें टोटल विभव का मान 0 मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने सभी केसेस को लेकर इसका आंसर हमने दिया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है 2.2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.3 है ये हमारे पास। क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा सा दिख रहा है। चित्र ए व बी में एकल धन व ऋण आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है। आप देखो यहाँ पर एक धन आवेश है, इसकी क्षेत्र रेखा ये बाहर निकलती हुई दिखाई गई है आपको, और ये ऋण आवेश है, इसकी रेखाएं अंदर आती हुई दिखाई गई है आपको। इसमें धन आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु पी व क्यू दिखाए गए हैं, और ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए व बी दिखाए गए हैं। अब इसमें विभिन्न क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इन फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। जैसे हम जानते हैं धन आवेश का विद्युत क्षेत्र V बराबर KQ/R होता है, प्लस आवेश का Q उसमें धनात्मक होता है, इसलिए इसका विभव भी धनात्मक ही निकलता है। और दूरी R के साथ अपन जानते हैं विभव घटता जाता है, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है दूरी के, इसलिए वो घटता जाएगा। ऐसे ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र जो होगा वो V बराबर -KQ/R होगा, क्योंकि ऋणावेश में Q को माइनस में रखेंगे तो ये विभव ऋण विभव आएगा इससे। ठीक है ना। इसके अलावा हमें अगर स्थिति ऊर्जा अंतर निकालना है तो वह U2 - U1 बाद की स्थिति माइनस पहले की स्थिति, और स्थिति ऊर्जा अंतर जो होता है वह किए गए बाह्य कार्य के बराबर होता है, या फिर क्षेत्र के कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं -Q0 A2B E.dl से। इन सब की आवश्यकता अपने को यहाँ पढ़ने वाली है। अब मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन लेते हैं विभवांतर Vp - Vq और Vb - Va के चिन्ह बताइए। तो हमें P बिंदु पर जो विभव है और Q बिंदु पर जो विभव है उसके अंतर का चिन्ह बताना है, मतलब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऐसे Vb - Va भी हमें बताना है। तो मैं सबसे पहले नंबर 1 लेता हूँ यहाँ पर। आंसर नंबर 1 देखिए आप। तो मैं लिखता हूँ Vp - Vq, इसका चिन्ह हमें निकालना है। ठीक है ना। अब देखो बिंदु P पर जो विभव है, बिंदु P इस आवेश के समीप है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसकी दूरी R1 मान लेता हूँ और बिंदु Q की दूरी R2 मान लेता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो आप, KQ/R1 और -KQ/R2। आवेश को अपन ने Q मान लिया और बिंदु P की दूरी R1 मान ली और बिंदु Q के लिए दूरी R2 मान ली। अब हमें इसका चिन्ह देखना है, इसका चिन्ह क्या आएगा। तो आप देखो R1 दूरी कम है और R2 दूरी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। बिंदु Q ज़्यादा दूर है तो R2 दूरी ज़्यादा होगी। तो आप देखो कि जब R1 दूरी कम है, तो कम है, अगर R1 का मान कम है तो जब हर में कम राशि होती है तो वो पद बड़ा हो जाता है। दोनों पद तो ये पद यहाँ पर क्या रहेगा, देखो बड़ा रहेगा, और R2 दूरी ज़्यादा होने की वजह से ये पद छोटा हो जाएगा। इसका मतलब धनात्मक मान बड़ा रहेगा और आगे इसके माइनस चिन्ह तो ऋणात्मक मान छोटा रहेगा। तो बड़े मान में से अगर छोटा मान घटेगा तो कुल मिला के हमारे पास चिन्ह जो आएगा इसका पॉजिटिव आएगा। इसका रीजन ये हो जाएगा क्योंकि R1 से बड़ा है R2। तो हमने पहले मान का चिन्ह निकाल लिया। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ नहीं दे रखी है, तो हमें यहाँ पर या तो फॉर्मूले से सिद्ध करना पड़ेगा या फिर हमें तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा। तर्क से भी अपन सिद्ध कर सकते हैं चाहे तो, पर मैं आपको यहाँ फॉर्मूले से बता रहा हूँ। ठीक है ना। इसके बाद लेते हैं हम नेक्स्ट चिन्ह Vb - Va का। चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब Vb - Va का चिन्ह, अब इसी तरह से अपन Vb - Va के लिए भी लिखते हैं। ठीक है। तो Vb की जो दूरी है वो ज़्यादा मान लेते हैं R2 और A वाले की दूरी R1 मान लेते हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर -KQ/R2 और -KQ/R1। ये मैंने कैसे लिखा, देखो आप ध्यान देना। ये आवेश ऋणावेश है तो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा -KQ/R से, और मैंने ए की दूरी तो मानी है R1, जैसे यहाँ मानी थी वैसे ए वाले की दूरी तो मानी है R1। तो ए वाले के लिए तो देखो नीचे दूरी R1 ली है, और बी वाले की दूरी मैंने मानी है R2। ठीक है ना। और फॉर्मूला ये वाला लगाया है ऋणावेश के लिए, तो यहाँ भी माइनस साइन आ रहा है, यहाँ भी माइनस साइन आ रहा है, और ये बीच में फॉर्मूले का माइनस है। अब हमें इसका चिन्ह देखना है, तो इसका चिन्ह देखो कैसे देखा जाएगा। आपको यहाँ पर इसको पहले मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ। -KQ/R2 और +KQ/R1। अब यहाँ भी देखो क्या है कि R2 जो है बड़ा है R1 से। ठीक है ना। R2 दूरी ज़्यादा है R1 की तुलना में, तो उसी से आप सोचो यहाँ पर
कि R1 की वैल्यू जो है वह कम है यहाँ पर। तो R1 की वैल्यू अगर कम है तो ये पद धनात्मक मान में ज़्यादा बड़ा रहेगा, और R2 ज़्यादा है तो ये पद ऋणात्मक मान में कम रहेगा। तो बड़ा मान धनात्मक है तो धनात्मक बड़े मान में से छोटा मान घटेगा, तो कुल मिला के चिन्ह इसका भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर VB माइनस VA का चिन्ह भी जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं अपन नंबर 2 की ओर। देखो सेकंड को पढ़ते हैं अपन। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, बिंदु Q व P तथा A व B के मध्य एक छोटे ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। तो हमें बिंदु Q व P और A व B के मध्य, मतलब एक बार तो इसके लिए, एक बार उस कंडीशन में हमें एक ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। मतलब यहाँ पर यह है कि हम एक ऋणावेश को यहाँ पर गति करवा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अपन Q व P ले रखा है तो अपन मान लेते हैं कि Q से P गति हो रही है। Q से P के लिए मैं चिन्ह बनाऊंगा, Q से P के लिए, इसमें बना देता हूँ मैं Q से P के लिए एक ऋणावेश को अपन लेके आ रहे हैं इसमें, माइनस, इसको नाम दे देते हैं माइनस Q0 आवेश। और ऐसे ही इसमें ले रखा है A व B, तो इसमें अपन मान लेते हैं कि अपन जा रहे हैं A से B की ओर। इसमें भी एक ऋणावेश को लेके जाना है। तो स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह आपको बताना है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह जो डिसाइड होगा वो इससे डिसाइड होगा। देखो आप, इसमें कई तरीके हैं, आप बाह्य कार्य से भी डिसाइड कर सकते हो, क्षेत्र के कार्य से भी डिसाइड कर सकते हो, आप पोटेंशियल से भी डिसाइड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा इस फॉर्मूले से। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारे लिए आसानी से चिन्ह निकाल के देगा हमें। तो मैं यूज करता हूँ, देखो वी नो दैट। सबसे पहले मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको, वी नो दैट। अब हम देखो यहाँ पर Q से P आ रहे हैं, ठीक है ना, Q से P, तो मैं इसको लिखूंगा UQ माइनस UP। चिन्ह में निकालूंगा UQ माइनस UP का, मतलब Q से P के लिए। ठीक है, बराबर इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ मैं, माइनस Q0 इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा Q से P E डॉट DL, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को इस पे विचार करना है कि ये हमें कौन सा चिन्ह निकाल के देगा, उसी के आधार पर इसका चिन्ह तय हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो कि पहले ई को देखो, आप ई और डीएल को हम चलते हुए आ रहे हैं। देखो ई जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है बाहर की ओर, ठीक है ना, इस तरह से मतलब बाहर की ओर जा रहा है, और हम चलते हुए आ रहे हैं क्यू से पी की ओर, मतलब एंटी चल रहे हैं अपन। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 180 होगा। ठीक है, तो अपन जिसका ओपन फॉर्म लिखेंगे, अगर मान लो मैं इसकी ओपन फॉर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस Q0 इंटीग्रेशन Q से P EDL कोस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ 180 होगा, तो 180 होने के कारण इसका माइनस निकलेगा। ठीक है ना, वो माइनस इस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिपेंड, तो ये तो प्लस हो ही गया। अब अपनी निर्भरता आ गई चिन्ह की Q0 पे। तो आप कौन सा आवेश चला रहे हो यहाँ पर, तो अपना आवेश जो है वो ऋणावेश है। तो जैसे मैं Q0 का मान ऋणावेश रखूंगा यहाँ पर, तो ओवरऑल जो इसका चिन्ह आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। दोबारा फिर समझने बात को ध्यान से, यहाँ पर कोस 180 की जो वैल्यू रहेगी वो -1 रहेगी। ठीक है ना, ई और डीएल तो माइनस में आएंगे नहीं, ये तो हमेशा जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो पॉजिटिव रहेंगे। तो निर्भरता अपनी डिपेंड कर रही है एक तो कोस थीटा पर और एक Q0 के चिन्ह पर, और एक आगे माइनस, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कोस 180 बनेगा -1, ठीक है ना, तो इसका चिन्ह निकला नेगेटिव। ठीक है, एक नेगेटिव ये है और Q0 भी अपना नेगेटिव है। तो आप ये देख लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव से गुणा होकर नेगेटिव। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि UQ माइनस UP का चिन्ह जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ऐसा अपन यहाँ कह सकते हैं। अगर मान लो इसमें कोई उल्टा निकालेगा UP माइनस UQ, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो सकता है कई जगह पे उल्टा निकाला गया हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर में इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है, आंसर अपनी कंडीशन के हिसाब से अपन दे रहे हैं। अपन ने UQ माइनस UP आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, अगर हम उल्टा ले लेंगे UP माइनस UQ तो पॉजिटिव आ जाएगा वो। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट आपको बहुत आसानी से। इसके बाद मैं लेता हूँ अब अपना चिन्ह ए से बी के लिए, ए से बी के लिए लेते हैं अपन। तो वापस अपने को लिखना पड़ेगा। तो मैं बी बिंदु पे जा रहा हूँ बाद में, पहले मैं ए पर हूँ। तो ए से बी जा रहे हैं, तो बाद का मान माइनस पहले का मान, और माइनस Q0 इंटीग्रेशन अपने पास आ गया A टू B EDL, सॉरी E डॉट DL। और यहाँ भी इसकी ओपन फॉर्म रख दें अपन समझने के लिए, EDL कोस 180
सॉरी कोस थीटा। अब आपको वापस चिन्ह देखना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र और डीएल किस तरीके से हैं। आप जानते हो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र जो होता है आवेश की ओर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखें तो वो इस तरीके से आवेश की ओर जाएगी और हम चल रहे हैं उसके अपोजिट, ठीक है ना, ए से बी चल रहे हैं अपन अपोजिट। तो इसका मतलब हम एंटी चल रहे हैं तो वापस कोण थीटा 180 जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान 180 होने से वापस इस पद का जो चिन्ह निकलेगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोस 180 -1 होता है, ठीक है ना। तो थीटा का मान अगर अपन यहाँ पर 180 ले लेंगे तो वापस नेगेटिव आएगा। इसके अलावा अब आप देखो एक माइनस आ गया है, इसे ही है ऑलरेडी, और वापस आवेश ऋणावेश ही है। तो Q0 का जो चिन्ह है वो भी नेगेटिव है, और एक नेगेटिव ये रहा अपने पास। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और वापस नेगेटिव। तो कुल मिला के अपन देखें तो UB माइनस UA का चिन्ह जो आएगा वो वापस नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूले हमें ध्यान है और अपन ने पढ़ भी लिए हैं वैसे, तो अपन बहुत आसानी से यहाँ पर इनके आंसर दे पा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड की ओर, तीसरे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन आंसर नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए क्या है, Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में, अब वो Q से P धनावेश लेके आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मान हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव आवेश को लेके आ रहा है। तो क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो WC माना जाता है, तो इसका चिन्ह हमें बताना है। तो अब की बार देखो मैं कौन सा रिलेशन उठाऊंगा वहाँ से, आप ध्यान देना। यहाँ पर अपन इस बार जो रिलेशन काम में लेते हैं वो WC और इसका ले लेते हैं। तो देखो लिखा हुआ है -WC बराबर होगा -Q0 इंटीग्रेशन, अब हम आ रहे हैं Q से P, तो Q से P E डॉट DL। और ये ध्यान रखना है कि Q0 जो है वह अपने धनात्मक है यहाँ पर, ठीक है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, देखो तो WC बराबर आ जाएगा Q0 Q से P E डॉट DL। अब हमें WC का चिन्ह देखना है। तो यहाँ पर देखो वापस इसको अगर हम ओपन फॉर्म में लिखें तो Q0 Q से P EDL कोस थीटा, ऐसा बन जाएगा। अब जब आप Q से P आ रहे हैं तो क्षेत्र तो जो है वह अपने आने के अपोजिट है, मतलब हम चल Q से P की ओर रहे हैं और क्षेत्र इसके अपोजिट है, तो दोनों के बीच कोण 180 आएगा। तो थीटा वापस यहाँ 180 हो गया हमारे पास, थीटा का मान 180 डिग्री जाएगा। इससे इस कोस थीटा का जो चिन्ह निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, ठीक है ना। और बाकी तो सब पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, DL पॉजिटिव है, और आवेश भी हम धनात्मक लेके आ रहे थे, ये भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल इस पूरी टर्म का चिन्ह नेगेटिव निकलेगा, मतलब क्षेत्र के कार्य का चिन्ह भी क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज WC बराबर क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने इसका ही पता लगा लिया तीसरे में, Q से P तक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। इन सबको अपन तर्क से भी बता सकते हैं, पर मैं तर्क यहाँ नहीं ले रहा, मैं सबको आपको फॉर्मूले से सिद्ध करके बता रहा हूँ। इसका अपन चाहे तो तर्क से भी आंसर दे सकते हैं कि कौन सा मान बढ़ेगा कौन सा मान घटेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब नंबर 4 लेते हैं अपन इसके बाद। आंसर नंबर 4 देखो, B से A तक एक छोटे ऋणावेश को ले जाने में बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। B से A तक, तो B से A का मतलब हो गया, देखो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, B से A तक, B से A जा रहे हैं अपन, और कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश को लेके जा रहे हैं, मतलब आवेश जो है अपना यहाँ पर Q0 जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। मैं इसके माइनस लिख देता हूँ, -Q0 रहेगा। तो इसके लिए हमें बाह्य साधन द्वारा, मतलब बाह्य रूप से जो कार्य होता है, बाह्य बल द्वारा जो कार्य होता है उसका चिन्ह बताना है, मतलब हमें WEXT का चिन्ह बताना है। तो अब की बार मैं रिलेशन काम में लूँगा ये दोनों, ठीक है ना। तो WEXT बराबर देखो आप होगा, अब हम जा रहे हैं B से A, तो -Q0 इंटीग्रेशन B2A अपन जा रहे हैं E डॉट DL। इसकी ओपन फॉर्म लिख लेते हैं अच्छा समझने के लिए, EDL कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा कि थीटा किस तरीके का है, दोनों के बीच क्या सिचुएशन बन रही है। तो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र जो होता है वह अंदर की ओर होता है, आवेश की ओर होता है, मतलब अपना विद्युत क्षेत्र तो इस तरह से अंदर की ओर है, और हम जो चल रहे हैं वह भी अपन अंदर की ओर ही चल रहे हैं। उसने कहा B से A जाओ, तो हम E की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री जाएगा।
तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री रहेगी। इससे इसका चिन्ह जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि cos 0 पॉजिटिव होता है। इसके अलावा ई और डी एल पॉजिटिव रहेंगे सही। अब निर्भरता आ जाएगी बाहर वाले पर, तो ये आगे तो माइनस है ही सही। अब अपना जो आवेश है उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज लेके जाना है, तो Q0 भी यहाँ ऋणात्मक में रखा जाएगा, नेगेटिव। तो इसका चिन्ह पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, और इसका आगे वाला एक नेगेटिव ये रहा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो कुल मिला के WEXT का चिन्ह जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो अपने चौथे नंबर का भी आंसर हो गया। अब लास्ट बचता है अपना पांचवा। बी से ए तक जाने में क्या एक छोटे ऋणावेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? आपको बी से ए जाना है, तो इसमें ऋणावेश की जो अभी सेम यही सिचुएशन है नंबर 4 वाली, तो अपने नंबर 4 में जो सिचुएशन ली है वही सिचुएशन है सेम, कि ऋणावेश को लेके जा रहे हैं बी से ए में। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी या घटेगी? तो देखो बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो धनात्मक आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा भी धनात्मक आएगी, स्थिर ऊर्जा में जो अंतर आएगा वो भी धनात्मक आएगी, मतलब स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आप इसको मैं ऐसे लिख के बता सकता हूँ। आंसर नंबर 5 है हमारा, WEXT बराबर आएगा पॉजिटिव। ये अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में इसको निकाला था, 4 की सिचुएशन है 5 में भी, तो WEXT उसके लिए पॉजिटिव था। दिस इम्प्लाइज डेल्टा U बराबर हो जाएगा पॉजिटिव। जब बाह्य कार्य धनात्मक होता है तो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन भी धनात्मक होगा, और जब स्थिर ऊर्जा परिवर्तन धनात्मक है तो ये गति ऊर्जा इसके एंटी चलती है। अगर स्थिर ऊर्जा बढ़ती है तो गति ऊर्जा घटती है। तो अगर ये अंतर धनात्मक है इसका मतलब स्थिर ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब गति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। तो हम कहेंगे डेल्टा के, दिस इम्प्लाइज डेल्टा के इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब गति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, अर्थात गतिज ऊर्जा घटेगी। इस तरीके से स्टूडेंट हमने एक सिंपल सा जो कंसेप्ट अपन ने सीखा है फॉर्मूला, उसके माध्यम से सारे क्वेश्चन के आंसर अपन ने बता दिए हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप, एक वृत्त की परिधि पर 2Q -5Q और -7Q आवेश रखे हुए हैं और वृत्त की त्रिज्या R है, तब केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। हमें केंद्र पर विभव निकालना है। तो एक तरह से ये अध्यारोपण के सिद्धांत में चला गया क्वेश्चन, क्योंकि आवेश एक से ज़्यादा है तो निकाय बन गया आवेशों का। हमें टोटल विभव निकालना है तो अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत सिंपल है। क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत? कि जिस बिंदु पर निकालना है वहाँ पर सबके कारण जितना भी विभव बन रहा है उन सबको जोड़ दो। और आप देख लो कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। सदिश राशि है तो सदिश योग कर दो, अदिश राशि है तो अदिश योग कर दो। तो यहाँ पर विभव एक अदिश राशि है, अपन बीजे तो इसका अदिश योग कर देंगे, मतलब संख्याओं की तरह जोड़ देंगे इसको। तो हम लिख सकते हैं आंसर में V@O इक्वल्स टू क्या रहेगा? देखो अपने पास सबसे पहले अपन 2Q का ले लेते हैं। तो 2Q आवेश फॉर्मूला अपने पास रहेगा सिंपली KQ/R। जनरल फॉर्मूला जो है किसी बिंदुवत आवेश का किसी R दूरी पर विभव KQ/R है, तो इसका यूज़ करूँगा मैं। तो पहले 2Q ले रहा हूँ मैं, तो K × 2Q, और इस बिंदु की आवेश की बिंदु से दूरी जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर रहेगी, तो R आ जाएगा, प्लस K × -5Q। जब अपन अदिश राशियों को लेते हैं तो आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है, इसलिए -5Q, और इसकी भी दूरी आ जाएगी R, और लास्ट आ जाएगा K -7Q/R। तो सबको आप जोड़ दो। यहाँ पर देखो इस सब में से KQ/R कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 -5 -7, तो -12 और +2 मतलब -10, तो -10 KQ/R, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अध्यारोपण के सिद्धांत पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, या सिद्ध करो कि विद्युत बल एक संरक्षी बल है। देखो हम जानते हैं कि जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं या संरक्षित बल होते हैं उनमें बंद पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। और भी उसके काफ़ी सारे तरीके हैं उसको सुरक्षित से सिद्ध करने के, पर ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको इसमें इजी वे में अपन सिद्ध कर पाएंगे। तो बंद पथ पे किया गया कार्य शून्य होने का मतलब है कि जैसे अपन किसी पॉइंट से स्टार्ट हुए और वहाँ पर चलते हुए वापस उसी पॉइंट पे लौट के आ गए अपन, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि हमने एक बंद पथ बना लिया। देखो ये पूरा एक क्लोज हो गया, मतलब कहीं से ओपन नहीं है।
तो इस बंद पथ पे अगर किया गया कुल कार्य अगर शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे कि हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो एक संरक्षित क्षेत्र है, या जिस बल के द्वारा वहाँ कार्य किया जा रहा है वो एक संरक्षित बल है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ विद्युत क्षेत्र के लिए सिद्ध करनी है। तो एक विद्युत क्षेत्र मैंने देखो बना रखा है, और इसमें एक परीक्षण आवेश Q0 को हम पहले ए से बी लेकर जाएंगे और फिर बी से ए लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो बंद पथ बन गया है। इसमें किया गया कुल कार्य अगर शून्य आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये संरक्षित क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र है, और नहीं आता है तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ए से बी तक जाने के लिए प्रथम पथ के द्वारा कार्य निकालूंगा। प्रथम पथ पे कितना कार्य हुआ, फिर अपन सेकंड पथ लेंगे और उस पर बी से ए के लिए कार्य निकालेंगे, और दोनों कार्यों को जोड़ देंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। और उस कुल कार्य के आधार के कुल कार्य का मान अगर शून्य आ जाएगा तो हम कह देंगे कि एक संरक्षित क्षेत्र है। तो देखो सबसे पहले मैंने ये लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट पथ पर ए से बी तक के लिए किया गया कार्य, ए से बी तक जाने में कितना कार्य हुआ। तो कार्य का फॉर्मूला होता है WAB बराबर, अपन विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र में कार्य इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अपन ने पढ़ रखा है ये Q0, ठीक है ना, जिस आवेश को आप लेके जा रहे हो, और कोष्टक में आता है बाद के बिंदु पर विभव माइनस पहले के बिंदु पर विभव। तो बाद में अपन बी पे गए, पहले अपन ए पर हैं, तो VB माइनस VA, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ये फॉर्मूला अपन ने इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ लिया था जब मैंने आपको विभवांतर पढ़ाया था। फिर मैं आऊँगा सेकंड पथ से। सेकंड पथ में हम बी से ए आ रहे हैं, तो बी से ए के लिए किया गया कार्य, इस कार्य को मैंने WBA नाम दे दिया। आवेश वही है Q0 जिसको अपन लेके आ रहे हैं। चूंकि बाद का बिंदु ए है तो अपन लिखेंगे VA माइनस VB, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए हो गया बी से ए तक का कार्य, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। अतः बंद पथ पर कुल कार्य, तो कुल कार्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, W बराबर WAB प्लस WBA, ठीक है ना। और ये मान रख देंगे अपन Q0 VB माइनस VA प्लस Q0 VA माइनस VB। फिर इन दोनों में से Q0 कॉमन ले लेंगे तो VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। अब आप देखो ये सब अपोजिट चिन्ह के हैं तो कट जाएंगे और कुल कार्य शून्य आ जाएगा हमारे पास। तो हमें बंद पथ पर कुल कार्य शून्य मिल गया, इसका मतलब है बंद पथ पर किया गया कुल कार्य शून्य है। अतः विद्युत क्षेत्र क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र है। तो जब भी आपको संरक्षित क्षेत्र सिद्ध करना हो तो सबसे ईजी मेथड होता है, आप बंद पथ पर किया गया कार्य शून्य बता दो तो वह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र सिद्ध हो जाता है। तो अपना एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी एक अच्छी क्वेश्चन में माना जाता है। देखो, सिद्ध करो कि बंद पथ पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन शून्य होता है। मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है। हमें पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या है और फिर इसको हमें शून्य बताना है, ठीक है ना। तो देखो, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, आपने ये पढ़ लिया है कि गाउस के नियम में आप इस टर्म का यूज करते थे, E.ds का समाकलन, E.ds, ठीक है ना। तो ये ds का मतलब वहाँ पृष्ठ पर अपन क्या करते थे, E के मानों को लेकर और E.ds को अपन जोड़ते थे, कैलकुलेट करते थे। तो इसको अपन कहेंगे वहाँ पर कि ये विद्युत क्षेत्र का वहाँ पृष्ठीय समाकलन है, ठीक है ना। मतलब पृष्ठ पे अपन क्या कर रहे हैं, ds का मतलब पृष्ठ पे अपन E के मानों को लेकर और E.ds की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए इसको वहाँ पृष्ठीय समाकलन कहा जाता है क्योंकि पृष्ठ के सापेक्ष होता है। इसी प्रकार अपन ने जो इस चैप्टर में भी विभवांतर की स्टार्टिंग करी, तो विभवांतर में हमारे पास वह टर्म आ रही थी E.dl, आगे भी Q0 वगैरह था, पर मेन जो समाकलन की टर्म थी वह E.dl थी। और dl जो थी हमारी चलने की लंबाई थी, जिस पथ पे अपन चल के आ रहे थे। तो जिस पथ पे अपन चलते हैं उसको अपन रेखा भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल में एक तरह से देखा जाए तो ये विद्युत क्षेत्र का क्या है, रेखा समाकलन है, क्योंकि रेखा के अनुदिश हम क्या कर रहे हैं, E.dl के मान निकाल रहे हैं, तो इसको अपन रेखा समाकलन भी बोलते हैं। तो इसी टर्म को हमें क्या करना है, शून्य बताना है कि ना। बंद पथ पर इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में अगर एक आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हो तो किया गया कार्य W बराबर आता है माइनस Q0 इंटीग्रेशन E.dl, और लिमिट आ जाती है जहाँ से जहाँ अपन जा रहे हैं। पर यहाँ पर अपन लिमिट नहीं ले रहे हैं, अपने को ये याद है कि यहाँ पर किया गया कार्य जो है, अगर संरक्षित क्षेत्र है तो संरक्षित क्षेत्र में बंद पथ पर कार्य शून्य होता है। अभी यार अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको प्रूव किया है, तो अपन यहाँ लिख देंगे बंद पथ पर किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है।
तो विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, अतः बंद पथ पे किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो समीकरण 1 से अपन क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से W बराबर 0 जाएगा, इस W का मान मैं 0 ले सकता हूँ। इसका मतलब माइनस क्यू जीरो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल जो कार्य का फॉर्मूला है, इसका मान भी 0 जाएगा, क्योंकि इसको 0 रखते ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। और ये क्यू जीरो तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, माइनस भी डिवाइड हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी। तो ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू बता रही है कि ई का रेखा समाकलन है ये, और ये किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि बंद पथ पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, शून्य होता है। हेंस प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया है। तो आपको अगर कंसेप्ट सही से ध्यान है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप हल कर सकते हैं। और रेखा समाकलन का मतलब समझ जाना, आप अगर पृष्ठ के सापेक्ष हो रहा है तो वो उस राशि का पृष्ठ समाकलन कहलाएगा, और अगर लंबाई के सापेक्ष हो रहा है या किसी पथ के अनुदिश हो रहा है तो वो रेखा समाकलन कहलाएगा। इस तरह के समाकलन फिर अपने चुंबकीय क्षेत्र में भी आएंगे। फिर वहाँ बी डॉट डी एस आएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं तो वहाँ बी डॉट डी एस आएगा, तो वो फिर कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। ऐसे यहाँ कहलाएगा बी डॉट डी एल चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो कुछ आगे की बात भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी बता दी है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक और डेरिवेशन हमारा दिया हुआ है गोलीय खोल का या गोलीय कोश का, उसके कारण विभव कैसे निकाले जाते हैं उसका डेरिवेशन मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन नंबर 3 है हमारा ये, और डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना। देखो, किसी गोलीय कोश या गोलीय खोल या गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना, कोश का मतलब होता है खोखला, जो चीज़ खोखली हो, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, वो अंदर से कुछ भी नहीं होता उसमें मटेरियल, केवल पृष्ठ ही होता है, ठीक है ना। ऐसे ही गोलीय खोल का भी मतलब है, खोल का मतलब खोखले से मतलब है। या फिर गोलीय चालक, अब यह गोलीय चालक भी इसमें अपन ने इंक्लूड क्यों कर लिया, क्योंकि खोल को आवेश देते हैं तो खोल का आवेश पृष्ठ पे रहेगा, और गोलीय चालक अगर ठोस है तब भी उसको दिया गया आवेश पृष्ठ पे ही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि चालकों में आवेश हमेशा पृष्ठ पर ही वितरित होता है। तो कुल मिला के यहाँ अपन जो भी आवेश देंगे, चाहे वो खोल हो चाहे गोलीय चालक हो, ठीक है ना, उसका आवेश पृष्ठ पे ही रहेगा, ठीक है। इस आधार पे हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है कि जो आवेश अपन इसको देंगे उस आवेश के कारण किसी बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न होगा। तो प्रस्तावना पढ़ लेते हैं अपन। माना एक आर त्रिज्या का गोलीय कोश है जिसे क्यू आवेश दिया गया है। हमें इस कोश के कारण इसके केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विभव की गणना करनी है। देखो, बिंदु पी मैंने यहाँ बाहर दिखाया है, हमें यहाँ पर 3 कंडीशन लेनी है, जब बिंदु पी बाहर हो, पृष्ठ पर हो और अंदर की ओर हो। इस तरह की प्रैक्टिस अपन विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में भी कर चुके हैं। हमने विद्युत क्षेत्र में भी इस तरह से 3 केस में अपन ने बिंदुओं को लिया था। तो सबसे पहला केस मैं ये ले रहा हूँ जब बिंदु पी गोले के बाहर है, ठीक है ना, गोले के बाहर लिया है। अब हमें गणना देखो विभव की करनी है, तो जहाँ विभव की बात आ जाती है तो आपको मैंने कहा था कि बात ध्यान रखना कि विभव की गणना जब भी करनी हो आपको, तो आपको उस बिंदु पर अनंत से आना पड़ेगा, ठीक है ना, किसी परीक्षण आवेश को लेके अनंत से आना पड़ेगा उस बिंदु तक, तब आप उस बिंदु पर विभव ज्ञात कर पाओगे। तो यहाँ पर भी यही काम अपने को करना है, इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है हमें, तो हमें एक परीक्षण आवेश को अनंत से लाना पड़ेगा, ठीक है, इस आवेश के इस गोलीय खोल के विद्युत क्षेत्र में। अब आप देखो, गोलीय खोल का जो विद्युत क्षेत्र होता है वह बाहर के बिंदुओं पर इससे दूर की ओर होता है, अपन ने विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में पढ़ लिया था। तो इस गोलीय खोल का बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वह इस ओपी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। और अपन चूंकि चलते हुए अनंत से आते हैं यहाँ पर विभव निकालने के लिए, तो अपने चलने की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर होता है, तो डीएल वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। तो ई और डीएल के बीच का जो कोण बनेगा यहाँ पर वो 180 डिग्री रहेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए, जब बिंदु पी गोले के बाहर है, ठीक है ना, तो अपन विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, किसी बिंदु पर विभव निकालने का v बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन, चूंकि अनंत से आ रहे हैं तो अनंत से p और e वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो आप ध्यान देना, यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अनुसार ई वेक्टर व डीएल वेक्टर के मध्य का कोण थीटा बराबर जो रहेगा वह 180 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा डीएल जो है, मैंने बताया था आपको कि हमें डीएल को आर के रूप में लेना रहता है, क्योंकि रिजल्ट हमारे आर के रूप में आना चाहिए। तो एल तो उधर से बढ़ता है और आर इधर से बढ़ता है, तो दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसलिए मैं डीएल का मान माइनस डी आर भी ले सकता हूँ। तो इस कंडीशन का यूज मैं यहाँ करूँगा, आप ध्यान देना। तो माइनस इनफाइनाइट टू पी, और इसको मैं ओपन फॉर्म में लिखूंगा, तो ई डी एल कोस 180
कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो अब मैं देखो यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दें आप, माइनस इनफाइनाइट टू, अब मैं सिंबॉलिक लिमिट को रियल लिमिट में चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं आर के रूप में ला रहा हूँ कि हमें इस गोले के सापेक्ष बिंदु पी आर दूरी पर है, तो इस आर दूरी पर आना है। तो इनफाइनाइट टू आर मेरे को आना है, और ई का मान ई रहने देते हैं अभी, डी एल की वैल्यू माइनस डी आर, और कोस 180 की वैल्यू बनेगी -1। तो माइनस माइनस प्लस और फिर एक माइनस, तो कुल मिला के ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डी आर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई v की। अब इसी को हमें आगे लिखना है, आगे बढ़ाना है, तो मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को। v बराबर हमारे पास है माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डी आर। अब ई का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, इस गोलीय खोल का विद्युत क्षेत्र बाहर के बिंदुओं के लिए। तो ये हमने पिछले चैप्टर में निकाला था कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमारे पास होता है ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। बाहर वाले बिंदुओं के लिए गोलीय खोल का विद्युत क्षेत्र के क्यू बटा आर स्क्वायर से दिया जाता है। तो इसका मान मैं रख दूंगा माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर डी आर इनफाइनाइट टू आर, और इसमें फिर हम माइनस के क्यू को तो बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट है, और 1/r स्क्वायर डी आर इनफाइनाइट टू आर, और ये जो मान बनेगा माइनस के क्यू 1/r स्क्वायर का समाकलन मैंने आपको बिंदुवत आवेश के डेरिवेशन में बताया था, -1/r होता है। तो वहीं से मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, अब की बार नहीं बता रहा मैं आपको, मैंने वहाँ पर बिंदुवत आवेश के लिए बता दिया था। किसी को अगर नहीं आता है तो आप वहाँ पर उस वीडियो में देख सकते हैं। और इनफाइनाइट टू आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन के क्यू और यहाँ लिमिट रख देंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/r, ये माइनस तो बाहर आ ही गया, यहाँ फॉर्मूले का माइनस आएगा बीच में, फिर r की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो कुल मिला के v का मान आ गया हमारे पास के क्यू बटा आर। तो आप देखो ये फॉर्मूला जो आया है ये ठीक बिंदुवत आवेश की तरह आया है। गोलीय खोल तो बिंदुवत आवेश नहीं है, पर इसका बाहर के बिंदुओं के लिए जो विद्युत विभव का मान आ रहा है वो ठीक बिंदुवत आवेश की तरह ही आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं गोलीय कोश के लिए बाहर स्थित बिंदुओं पर विभव एक बिंदुवत आवेश की तरह होता है। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि बाहर स्थित बिंदुओं के लिए इसका जो विभव का फॉर्मूला है वो बिंदुवत आवेश की तरह होता है, या ये गोलीय खोल बाहर वाले बिंदुओं के लिए एक बिंदुवत आवेश की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया जब केस फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, बिंदु P को हम पृष्ठ पे लेके आएंगे, मतलब अनंत से हम पृष्ठ तक आएंगे, ठीक है। तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, केस सेकंड अपन लिखते हैं, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो। अब पृष्ठ पर होने का मतलब हो गया R बराबर कैपिटल R। तो जब हम अनंत से पृष्ठ कैपिटल R, तो मतलब अनंत से हम पृष्ठ तक आएंगे तो स्मॉल r का मान कैपिटल R बन जाएगा। तो पिछले डेरिवेशन का रिजल्ट ही हम यूज कर सकते, सॉरी पिछले केस का रिजल्ट ही हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो पिछले केस में था v बराबर हमारे पास के क्यू बटा आर, और बराबर इस रिजल्ट को यूज करें तो ये हो जाएगा के क्यू बटा कैपिटल आर। तो दिस इम्प्लाइज v बराबर हो जाएगा हमारे पास के क्यू बटा कैपिटल आर। तो पृष्ठ पर हमारा विभव आ गया के क्यू बटा कैपिटल आर। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा गणना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पिछले केस से इसका आंसर ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है वो हमारा थर्ड वाला है, जब हम अंदर की ओर आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब बिंदु P को अपन अंदर लेंगे तो अंदर की ओर किसी बिंदु पर विभव की गणना करने के लिए हमें अनंत से अंदर तक आना पड़ेगा। चलते हैं केस थर्ड की ओर। तीसरा केस हमारा है जब बिंदु P गोले के अंदर है, मतलब हम अंदर जब आ जाएंगे तो हमारी दूरी r जो है केंद्र के सापेक्ष वो कम हो जाएगी और त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। तो इस बिंदु P तक हमें अंदर आना है अनंत से लेकर।
तो यहाँ तक आने में जो विभव बनेगा बिंदु P पर वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो V बराबर हमारा फॉर्मूला है माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P E डॉट dl। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है इस गणना में, कि गणना तो हमें अनंत से ही करनी है, अनंत से बिंदु P तक आना है, पर आप यहाँ दो तरह के फील्ड में आ रहे हैं। देखो, जब अपन गोले के बाहर हैं तो हमने देखा था कि गोलीय खोल का बाहर के बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का मान KQ/r² होता है, ई आउट का मान KQ/r² होता है। और जब फिर पृष्ठ तक अपन आ जाएंगे और पृष्ठ के अंदर अपन चलेंगे तो अंदर की ओर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। गोलीय चालक हो चाहे गोलीय खोल हो, अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो 0 होता है। हालांकि मैंने यह विद्युत क्षेत्र बता दिया, पर इसका मान 0 मानना पड़ेगा हमें जब हम अंदर की ओर आ जाएंगे। तो अनंत से P तक आते समय हमें दो तरह के फील्ड में आना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान रखते हुए मेरे को इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो V बराबर हमारा फॉर्मूला है माइनस इनफाइनाइट टू P E डॉट dl। अब यहाँ पर सेम चीज़ रिपीट होएगी, ई वेक्टर व dl वेक्टर के मध्य का कोण थीटा बराबर कितना रहेगा 180। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र जो है बाहर की ओर है और अपन चल के ऐसे आ रहे हैं, तो दोनों के बीच का कोण 180 बनेगा। इससे अगर इसको ओपन करें अपन तो V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू P E dl कोस 180। और यहाँ पर dl का मान फिर वापस माइनस dr ही बनेगा, क्योंकि रिजल्ट हमें r के रूप में लाना है। तो ये सब मान मैं अगर यहाँ रखूँगा तो इसका मान आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू r। अब p का मतलब रियल लिमिट में चेंज कर दिया मैंने, सिंबॉलिक लिमिट थी p, इसको रियल लिमिट r में ले लिया अपन ने। और ये आ जाएगा सब मान रखने के बाद EDR। ये पिछली प्रैक्टिस से मैंने लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि पिछली प्रैक्टिस में अपन ने कोस 180 का मान -1, dl का मान माइनस dr रखा था, तो ये रिजल्ट हमें मिला था। तो सेम वैसे के वैसे मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर आपको विशेष कर ध्यान देना है इस जगह पे। यहाँ देखो मैं लिमिट को तोड़ूंगा, क्योंकि मैं दो ई का मान सब जगह एक जैसा नहीं है, अनंत से पूरे आर तक ई का मान एक जैसा नहीं है, बदल रहा है, इसलिए मैं इसको लिमिट को तोड़ना पड़ेगा मेरे को। तो अनंत से पहले मैं पृष्ठ तक आया, अनंत से लेकर पृष्ठ तक, इसका मतलब अनंत से लेकर अपन कैपिटल आर तक आए। कैपिटल आर क्या है, केंद्र के सापेक्ष अपन दूरी आर तक आ गए, इसलिए मैंने लिमिट लगाई कैपिटल आर। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा ई आउट dr, ठीक है ना। और फिर अपन माइनस, ये माइनस वापस यहाँ आ जाएगा। और अब हम पृष्ठ से मतलब आर दूरी से और अंदर स्मॉल आर दूरी तक आना चाहते हैं बिंदु P तक, तो बिंदु P के लिए अपन स्मॉल आर लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा E इन dr। तो इस तरीके से आपको इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। अब इसी को हमें हल करना है आगे, तो मैं इसको हल करके बताता हूँ आपको। देखो लास्ट लाइन ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। V बराबर माइनस अनंत से R, ई आउट का मान देखो कितना है, KQ बटा स्मॉल r² dr, माइनस कैपिटल R से स्मॉल r, लिमिट ई इन का मान 0 है, तो 0 dr, ठीक है ना, क्योंकि पृष्ठ के से लेकर अंदर r दूरी तक हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 ही होता है। तो ये तो पूरी टर्म ही 0 जाएगी। तो कुल मिला के ये टर्म हमारे पास बचेगी, V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू R KQ बटा r² dr। अब इसको अपन समाकलित करेंगे तो V बराबर आ जाएगा माइनस के KQ इनफाइनाइट टू R 1/r² dr। और इसको आगे हम लिख सकते हैं माइनस KQ 1/r² का समाकलन वापस माइनस 1/r, और लिमिट लग जाएगी इनफाइनाइट टू कैपिटल R। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा KQ, और 1/r बचेगा। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/R, फिर माइनस फॉर्मूले का 1/इनफाइनाइट, और इसको सोल्व करेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा हमारे पास KQ बटा कैपिटल R। तो आप ही देखो कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ पहले इसको। अपन इस रिजल्ट के बारे में अगर थोड़ा गौर करें तो V बराबर हमारे पास आ गया KQ बटा कैपिटल R। तो आप देखो ये जो मान आ रहा है ये दूरी स्मॉल r पे निर्भर नहीं है, ठीक है ना। जब अपने बाहर के लिए निकाला था अभी बाहर के बिंदुओं पर तो KQ बटा स्मॉल r आया था, पृष्ठ पर आया था हमारे पास KQ बटा कैपिटल R, V आउट V सरफेस पर, और ये V इन जो आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है KQ बटा कैपिटल R, मतलब पृष्ठ के जैसा ही आ रहा है।
और आप देखो ये नियत भी है, ये मान जो है कांस्टेंट है, क्योंकि क्यू आवेश चेंज होगा ही नहीं, कैपिटल आर त्रिज्या चेंज होगी नहीं। तो इसका मतलब जो पृष्ठ के बराबर मान है वही अंदर की ओर है, और अंदर की ओर भी सब जगह एक जैसा है, क्योंकि दूरी स्मॉल आर पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि गोले के अंदर सभी जगह विभव का मान एक जैसा ही होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए रिजल्ट लिख देता हूँ। यहाँ गोले के अंदर सर्वत्र विभव का मान नियत है तथा पृष्ठ के मान के तुल्य है, तथा किसके तुल्य है? पृष्ठ के मान के तुल्य है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो बाहर का हो गया के क्यू बटा आर, पृष्ठ का हो गया के क्यू बटा कैपिटल आर, और अंदर की ओर भी हो गया के क्यू बटा कैपिटल आर। अब इसका एक ग्राफ अपन बना लेते हैं, इसमें अपना डेरिवेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, वी व आर के मध्य आलेख। ये आर बराबर 0 का मतलब हम सेंटर पे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये मान जो अपन ले लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पे ये के क्यू बटा कैपिटल आर ले लेते हैं अपन, पृष्ठ के बराबर मान। तो आप देखो कि सॉरी यहाँ पर ले लेते हैं आर बराबर कैपिटल आर, पृष्ठ तक ले लेते हैं। तो पृष्ठ तक मान जो है वह एक जैसा रहता है। अपन ने भी आज देखा था कि अंदर और पृष्ठ पर मान बराबर रहता है। तो इसका मतलब जब हम इस रेंज में रहेंगे, मतलब हम गोले के अंदर हैं यहाँ तक, पृष्ठ और पृष्ठ पे आ जाएंगे, तो विभव का मान जो है वह इस तरीके से कांस्टेंट चलता रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है ना। तो आर बराबर कैपिटल आर तक इसका मान नियत हो गया। इसके बाद जैसे अपन गोले से बाहर जाएंगे तो विभव का मान जो है घटना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से विभव का मान घटना शुरू हो जाएगा, और इसको रिजल्ट को हम कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ये रिजल्ट है v बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर। तो ये वाला जो मान है देखो मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब ये वाला मान ही जो है मैक्सिमम मान है। इसके बाद विभव के मान घटते रहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट अपन ने डेरिवेशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप जरूर इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास इसमें एक और डेरिवेशन जो है वो है अचालक गोले के लिए। बोलिए कोश का तो है ही सही, अचालक गोले का, पर अचालक गोले का हमारा डेरिवेशन नहीं है, उसका केवल रिजल्ट ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसका रिजल्ट मैं आपको जब कंपटीशन का वीडियो लेके आऊँगा तो इसके अंदर उसका रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उस कंपटीशन की वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा ये समाप्त होता है, और इससे जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चन थे उसको भी मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आपको बताए। और आपको अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक